Shut up and sit down. फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विभाग। नताशा, व्हाट इज टेरेन? भूभाग क्या है? ट्यूटर, शिक्षक, टेरेन is an area of land which usually has a particular type of physical feature. भूभाग, टेरेन, वह क्षेत्र है जो विशेष प्रकार की भौतिक विशेषता रखता है। फरा, like Mumbai beach is sandy and Shillong is a hilly. मुंबई समुद्र तट की तरह रेतीले हैं और शिलोंग की पहाड़ी की तरह ठोस है। टीचर, राइट। डू यू नो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विथ वेरिड लैंड फॉर्म्स एंड टोपोग्राफी? ठीक है। क्या आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थल रूपों और स्थलाकृत के साथ एक विशाल देश है? राजेंद्र, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोपोग्राफी? टोपोग्राफी, स्थलाकृति का अर्थ क्या है? Topography means the features of a place determined by nature. It is the description of various features and landscape on the surface of the earth. स्थलाकृति का अर्थ है किसी भी स्थान की प्राकृतिक विशेषता। यह पृथ्वी की सतह पर विभिन्न विशेषताओं और भूदृश्यों का वर्णन है। India has the topographical diversity. भारत का स्थलाकृतिक विविधता है। This includes the Great Himalayas, the Northern Plain, the Thar Desert, the coastal plains, and the peninsular plateau. The reasons for variation in the topography could be इसमें विशाल हिमालय, उत्तरी मैदान, थार रेगिस्तान, तटीय मैदान और प्रायद्वीप पठार शामिल हैं। स्थलाकृति टोपोग्राफी में विभिन्नता के लिए निम्न कारण हो सकते हैं। Differences in the rock formation. These land masses have been formed in different geological periods. अब देखिए, यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये जो लैंड है, ठीक है, ये जो लैंड मासेस है, ये अलग अलग समय बने थे, ठीक है, तो उसके हिसाब से इनकी संरचना है, इनमें डिफरेंसेस है। क्या बोल रहा है? चट्टानों की संरचना में अंतर है, डिफरेंसेस इन द रॉक फॉर्मेशन। ये स्थल खंड विभिन्न भूग्रमिक समय में बना है, ठीक है। भूग्रमिक समय मतलब geological period. Number of processes such as weathering, erosion, and deposition has modified these features to their present forms. विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा अपक्षय, कटाव और जमाव के कारण वर्तमान रूप में परिवर्तित हुआ है। वेदरिंग, जिसको हम लोग अपक्षय कहते हैं। Weathering is the process of gradual destruction of rocks at or near the Earth's surface through physical, chemical, and biological processes caused by wind, water, climate change, etc. Weathering, अपक्षय, पृथ्वी की सतह के निकट हवा, पानी, जलवायु परिवर्तन इत्यादि के कारण भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से चट्टानों के क्रमिक विनाश की प्रक्रिया है। इरोजन, कटाव। Erosion is the process of gradual transportation of weathered rock materials through natural agencies like wind, river, streams, glaciers, etc. कटाव की प्रक्रिया प्राकृतिक एजेंसियों जैसे हवा से कटाव, नदियों के कारण कटाव, ग्लेशियरों के कारण, ठीक है, स्ट्रीम्स, ग्लेशियर्स के कारण आदि द्वारा अपक्षित सामग्री का क्रमिक परिवहन है। Weathering is distinguished from erosion as no transportation of material is involved in case of weathering. अपक्षय कटाव से अलग है क्योंकि अपर्दन में परिवहन शामिल है, जबकि अपक्षय में के मामले में शामिल नहीं है। India is a country of physical diversity. भारत भौगोलिक विविधता का देश है।
There are high mountain peaks in some areas, while in others lie the flat plains formed by rivers. On the basis of physical features, India can be divided into following 6 divisions. भारत में कुछ क्षेत्रों में उच्च पर्वत चोटियां हैं, दूसरी ओर नदियों द्वारा निर्मित समतल मैदान भी हैं। भौतिक विशेषताओं के आधार पर भारत को निम्नलिखित 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो इंडिया यहाँ पे हम लोग फिजिकल मैप देख रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, काराकोरम, इंदस, शिवालिक रेंज, फिर यहाँ से पूरा आपका ये जो देख रहे हैं ग्रेट हिमालय, ब्रह्मपुत्रा, नागा, जैंतिया, गारो खासी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे अलग अलग ये जो लाइन देख रहे हो पतला पतला, जैसे यमुना नदी, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, सोन, ठीक है, महानदी। फिर ये आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट, अरावली रेंज, मालवा प्लाटू, नर्मदा, तापी, ये सब नदी हैं, नर्मदा तापी, गिरी हिल्स, रन ऑफ काची, रन ऑफ कच्छ, फिर ये आपका गोदावरी नदी, ये कृष्णा नदी, ठीक है, नीलगिरी हिल्स, ये आपका कावेरी नदी, ये नीलगिरी हिल्स, यहाँ से आपका वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। आगे देखिए, आगे बोल रहा है यहाँ पे हम क्या क्या देखें, 6 भागों में, इन 6 को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन, आइलैंड। ठीक है, देखिए तो नॉर्दर्न माउंटेन्स उत्तरी पर्वत, नॉर्दर्न प्लेन्स उत्तरी मैदान, पेनिनसुलर प्लेटू प्रायद्वीपीय पठार, इंडियन डेजर्ट भारतीय रेगिस्तान, कोस्टल प्लेन्स तटीय मैदान, आइलैंड द्वीप समूह। तो एक एक करके अब हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। The northern mountain is divided into 3 groups. They are the Himalayas, the Trans-Himalayas, the Puranchal Hills. उत्तरी पर्वत, नॉर्दर्न हिमालय, माफ कीजिएगा, नॉर्दर्न माउंटेन को 3 समूहों में विभाजित किया गया है। वे हैं हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज, पूर्वांचल हिल्स, जिसको पूर्वांचल हिमालय भी कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, पहले वो जान लीजिए। पहला है पास। इट इज अ नेचुरल गैप और अ रूट बिटवीन अ रिज और हिल। दर्रे या 2 पहाड़ियों के बीच रास्ता या प्राकृतिक रूप से खाली निम्न स्थान है। रेंज, श्रेणी, लार्ज लैंड मास कंसिस्टिंग ऑफ माउंटेन्स, रिजेस एंड पीक्स। बड़ा भूभाग जिनमें ऊंची चोटी, श्रेणियां और पर्वत हों। पीक, चोटी, हाईएस्ट पॉइंट और टिप ऑफ अ माउंटेन रेंज, किसी भी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंचा बिंदु। वैली, घाटी, डिप्रेशन और अ फ्लैट लैंड बिटवीन 2 elevated एरियाज, 2 ऊंचाई वाले क्षेत्र के बीच समतल जमीन। डुन, longitudinal values existing between Himachal and शिवालिक्स, हिमाचल, हिमालय और शिवालिक के बीच जो घाटी है उसको दुन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। द हिमालयन माउंटेन्स, हिमालय, हिमालय आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स। हिमालय एक नवीन पर्वत है। दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। यह संसार का सबसे ऊंचा सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है। हिमालय एक्ट एज नेचुरल बैरियर। हिमालय प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है। द एक्सट्रीम कोल्ड, स्नो एंड रॉक टोपोग्राफी डिस्करेज द नेबर्स टू एंटर इंडिया थ्रू हिमालयस। अत्यधिक ठंडा, बर्फीला और बीहड़ स्थलाकृतियां पड़ोसियों को हिमालय के माध्यम से भारत में प्रवेश करने के लिए हतोत्साहित करती हैं। They run from west-east direction from Indus to Brahmaputra along the northern boundary of India. यह पश्चिम पूर्व दिशा से भारत की उत्तरी सीमा की तरफ आपका इंडस टू ब्रह्मपुत्रा की तरफ आती हैं। अब यहाँ देखिए, हम आपको हिमालय का दिखाते हैं।
ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये है हिमालय माउंटेन्स, ठीक है। ये देखिए, ये ग्रेटर हिमालय, ठीक है। आगे देखिए, बहुत बड़ा क्षेत्र है, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2500 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कितना डिस्टेंस कवर करते हैं? 2500 किलोमीटर। The width varies from 400 in the west and 150 kilometer in the east. Example figure 9.5. The Himalayas may be divided into three parallel ranges. अब देखिए, इसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर है। हिमालय 3 समानांतर श्रेणियों में विभाजित किया गया है: ग्रेटर हिमालयाज, हिमाद्री, लेसर हिमालयाज, हिमाचल, आउटर हिमालयाज, शिवालिक। अब देखिए, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको ये सब समझ देखिए, ये आप देख पा रहे हो, पहला ये है आपका सबसे ऊपर ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हो लेसर हिमालय और नीचे में शिवालिक रेंज, ठीक है। यहाँ पर ऊपर की तरफ से ये देखिए, यहाँ ब्रह्मपुत्र है, यहाँ तक ये जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, नीचे की तरफ आइए। अब एक एक करके हम लोग ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा इसको और हम लोग बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली और अच्छे से दिखे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री, महान हिमालय, जिसको ग्रेटर हिमालय कहते हैं या हिमाद्री भी कहते हैं। द ग्रेटर हिमालयाज comprises of the northernmost ranges and peaks. महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय में उत्तरी पर्वतमाला और चोटियां शामिल हैं। It has an average height of 6,000 meters and width lies between 120 to 190 kilometers. इसकी औसतम ऊंचाई 6,000 मीटर और चौड़ाई लगभग 100 किलोमीटर से 190 किलोमीटर के बीच है। It is the most continuous range. यह सबसे अधिकतम निरंतर श्रेणी है। It is snowbound and many glaciers descend from this range. यह बर्फ से ढका हुआ है और उसके नीचे कई ग्लेशियर हैं। It has its high peaks like Mount Everest, Kanchenjunga, Makalu, Dhaulagiri, Nanga Parvat, etc., having a height of more than 8,000 meters. अब देखिए, यहाँ ऊंची चोटियां हैं जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत इत्यादि, जो 8,000 मीटर से अधिक ऊंची हैं। Mount Everest, 8,848 meters, is the highest peak of the world, and Kanchenjunga is the highest peak of Himalaya in India. विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है। भारत में कंचनजंगा चोटी सबसे ऊंची चोटी है। High mountain passes also exist in this range, namely Paralachala, Shipikala, Nathula, Zozila, Bomidila, etc. The Ganga and Yamuna rivers originates from this Himalayas. उच्च पर्वतीय दर्रे जैसे पारालाचाला, शिपिकला, नाथुला, बोमिडिला, जोजिला इत्यादि भी हैं। हिमालय से गंगा और यमुना नदियां भी निकलती हैं। द लेसर हिमालयाज और हिमाचल, मध्य हिमालय या हिमाचल। द ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस रेंज लाइज बिटवीन 1,000 to 4,500 meters and the average width is 50 किलोमीटर। इस चोटी की ऊंचाई 1,000 और 4,500 मीटर के बीच है और चौड़ाई 50 किलोमीटर है। The prominent ranges in this are पीर पंजल, धौलाधर and महाभारता रेंज। इनमें प्रमुख श्रेणियां पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत है। It comprises of many famous hill stations like Shimla,
It also comprises of famous valleys like Kashmir, Kullu, Kangra, etc. यहाँ पर कई प्रसिद्ध हिल स्टेशन हैं जैसे शिमला, डलहौजी, दार्जिलिंग, चकराता, मसूरी और नैनीताल हैं। इनमें कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा आदि प्रसिद्ध घाटियां भी शामिल हैं। द आउटर हिमालयाज और द शिवालिक्स, बाह्य हिमालय या शिवालिक। इट इज़ द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। यह हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है। द ऑल्टीट्यूड वैरीज बिटवीन 900 to 1100 meters and the width lies between 10 to 50 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर और चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के बीच है। They have low hills like Jammu Hills, etc. The valleys lies between Swalik and Lesser Himalayas, Himachal, are called duns, like Dehradun, Kotli Dun and Patli Dun। अब देखिए, बोल रहा है यह ये कम ऊंचाई की पहाड़ियां हैं जैसे जम्मू हिल्स इत्यादि। शिवालिक पहाड़ी और मध्य हिमालय के बीच स्थित कई घाटियां हैं जिसे दुन कहा जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दुन और पाटली दुन। फिर आता है द ट्रांस हिमालयन रेंज, ठीक है, हिमालय के उस पार। इट एक्सटेंड्स नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालय एंड पैरेलल टू दिस इट इज जस्कार रेंज। North of Jaskar Range lies Ladakh Range. The Indus River flows between Jaskar and Ladakh Range. The Karakoram Range lies extreme north of the country. K2 is the second highest peak of the world. ट्रांस हिमालय, हिमालय के उस पार, यह महान हिमालय के उत्तर में समानांतर फैला हुआ है जिसे जस्कर पर्वत कहते हैं। जस्कर पर्वत में के उत्तर में लद्दाख श्रेणी स्थित है। जस्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से होकर सिंधु नदी बहती है। कराकोरम श्रेणी देश के सबसे उत्तर स्थित है। केटू संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। द पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। इट कंप्राइजेज ऑफ मिशामी, पटकोई, नागा, मिजो हिल्स which are located in eastern side. The Meghalaya plateau is also part of these hills, which includes the hills of Garo, Khasi, and Jantia. पूर्वांचल पहाड़ियाँ, इसमें मिशामी, पटकोई, नागा, मिजो पहाड़ियाँ इत्यादि हैं जो पूर्व की ओर स्थित हैं। मेघालय पठार, मेघालय प्लाटू के गोरो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ भी शामिल हैं। आगे देखिए, द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान। ओके, let us try to locate and label the states lying in the northern plains of India. Refer figure 9.5। हम आपको आगे फिगर 9.5 दिखाए हैं और जो स्टूडेंट बुक से पढ़ रहे हैं तो वो सामने खोल लें। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को देखना होगा कौन कौन से राज्य इसमें आते हैं। The northern plains are located between south of the Himalayas and north of the peninsular plateau. उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण और प्रायद्वीप पठार के उत्तर के बीच स्थित हैं। It is formed by the deposition of the sediments brought by three main river systems, namely the Indus, the Ganga, and the Brahmaputra. यह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा और तीन मुख्य नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से बना है। From Punjab in the west to Assam in the east, this plain is about 2,400 kilometers. पश्चिम में पंजाब से पूर्व में असम तक इस मैदान की लंबाई लगभग 2,400 किलोमीटर है। Its width varies from 300 km in the west to about 150 km in the east. इसकी चौड़ाई पूर्व में 150 किलोमीटर और पश्चिम में लगभग 300 किलोमीटर है।
It mainly includes the states of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Assam. अब देखिए, इसमें मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम राज्य शामिल हैं. This plain is very fertile due to alluvial sediments brought by the rivers from the Himalayas. अब देखिए, ये मैदान दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उपजाऊ मैदान है. This plain is one of the largest and most fertile in the world. Major crops such as wheat, rice, sugarcane, pulses, oilseed, and jute are grown here. Due to proper irrigation, the plains make significant contribution in the production of food grains. प्रमुख फसलें जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, दालें, तिलहन और जूट यहाँ उगाए जाते हैं. उचित सिंचाई के कारण मैदान अनाज के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है. The northern plains is broadly divided into two parts, the western plain, the Ganga Brahmaputra plain. उत्तरी मैदान मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी मैदान वेस्टर्न प्लेन और गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन. आइए द वेस्टर्न प्लेन देखते हैं, पश्चिमी मैदान के बारे में पढ़ते हैं. This plain is formed by the river system of the Indus. It lies to the west of Aravallis. This plain is formed due to deposits brought by the rivers like the Satluj, the Bees, and the Ravi. This part of the plain has doabs. अब देखिए, वेस्टर्न प्लेन पश्चिमी मैदान. यह मैदान सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बना है. यह अरावली के पश्चिम में स्थित है. यह मैदान सतलुज, व्यास और रावी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमा होने से बना है. मैदान का यह भाग दोआब से बना है. अब देखिए, आप ये बार बार सोच रहे होंगे कि नदियाँ क्या लाती हैं. जब भी कोई नदी बहती है, ठीक है, ऊपर से नीचे, तो अपने साथ बहुत सारा कूड़ा, मिट्टी, ये सब लेके आती है. ठीक है, वो एक जगह जमा होते जाता है और उससे बहुत सारे टापू बन जाते हैं, फिर बहुत सारे जगह का निर्माण हो जाता है. द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान. It is also formed by the deposition of the sediments brought by the two main river systems, the Ganga and the Brahmaputra. यह दो मुख्य नदी तंत्र अर्थात गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से जमा होने से बना है. The early civilizations like Mohenjo-daro and Harappa, also called River Valley civilization, were spread over plain areas. This is because of the availability of fertile land and water through the river networks. सभी प्राचीन सभ्यताएं जैसे हड़प्पा और मोहनजोदारो, जिसे नदी घाटी सभ्यता रिवर वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, मैदानी क्षेत्रों में फैली थी. यह भूमि के उपजाऊ और नदियों द्वारा जल की उपलब्धता के कारण है. दोआब, the alluvial land between two converging rivers. Example, Doab area in the Punjab. दोआब दो नदियों के बीच जुड़े जलोढ़ भूमि, जैसे पंजाब में दोआब क्षेत्र. खदर, द एरिया फ्लडेड बाय रिवर्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर. खदर, लगभग प्रत्येक वर्ष नदियों का बाढ़ क्षेत्र. बांगर, द एरिया नेवर फ्लडेड बाय रिवर्स, नदियों के बाढ़ क्षेत्र में उच्च भूमि. ठीक है, आइए हम लोग पेनिनसुलर प्लाटू देखते हैं, प्रायद्वीप पठार देखते हैं. Look at the map 9.6 given below. You will find that the peninsular plateau is a triangular shaped tableland. अब देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए. ठीक है, ये आपका प्लाटू रीजन है. नीचे दिए गए मानचित्र चित्र 9.6, यही है आपका 9.6 पेनिनसुलर प्लाटू ऑफ इंडिया. उसको देखिए, आप पाएंगे कि प्रायद्वीप पठार एक त्रिकोणीय आकार की उच्च भूमि है. ठीक है, ट्रायंगुलर शेप है इसका. आइए आप इसको जूम कर देते हैं. इट इज पार्ट ऑफ एंशियंट लैंड मासेस कॉल्ड गोंडवाना लेवल. अब देखिए, इस प्राचीन भूभाग को गोंडवाना लैंड
कहते हैं। It covers an area of nearly 5 lakh square kilometer. It is spread over the states of Gujarat, Maharashtra, Bihar, Karnataka and Andhra Pradesh. यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में फैला है। River Narmada divides the peninsular plateau into two parts, the Central Highland and the Deccan Plateau. नर्मदा नदी प्रायद्वीप को दो भागों में बांटती है, जैसे सेंट्रल हाईलैंड, आपका मध्य उच्च भूमि, और डेक्कन प्लाटू जिसको हम लोग दक्कन का पठार कहते हैं। आगे देखिए, अब हम लोग द सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा है, इसको कम से कम 2-3 बार देखिएगा ताकि आपको ये याद हो सके। द सेंट्रल हाईलैंड, मध्य उच्च भूमि। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम नर्मदा रिवर एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स। इसका विस्तार नर्मदा नदी से उत्तरी मैदान के मध्य में होता है। Aravallis is the important mountains which extends from Gujarat through Rajasthan to Delhi. अरावली एक महत्वपूर्ण पर्वत है जो गुजरात से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। The highest peak of the Aravalli hill is Guru Shikhar, 1722 meter near Mount Abu. अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के पास गुरु शिखर 1722 मीटर है। The Malwa Plateau and Chota Nagpur Plateau are parts of the Central Highlands. मालवा पठार और छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि के हिस्से हैं। River Betwa, Chambal and Ken are the important rivers of Malwa Plateau, while Mahadev, Kemur and Mekal are the most important hills of Chota Nagpur Plateau. बेदवा, चंबल और केन मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदियां हैं, जबकि महादेव, कैमूर और मैकॉल छोटा नागपुर पठार की महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं। द वैली ऑफ नर्मदा इज लाइज बिटवीन द विंध्यास एंड द सतपुरा which flows east to west and joins the Arabian Sea. नर्मदा घाटी विंध्य और सतपुड़ा के मध्य स्थित है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम बहती हुई अरब सागर में मिलती है। आगे देखिए, द डेक्कन प्लाटू जिसको हम लोग दक्कन का पठार कहते हैं। द डेक्कन प्लाटू इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट, अ फ्रैक्चर in the rock along which rocks have been relatively replaced from Chota Nagpur Plateau. The black soil area in the Deccan Plateau is known as Deccan Trap. It is formed due to volcanic eruption. The soil is good for cotton and sugarcane cultivation. दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि से दक्कन पठार एक भ्रंश से अलग हुआ। चट्टानों में एक अस्थिभंग जो चट्टानों के साथ अपेक्षाकृत प्रतिस्थापन दक्कन पठार में काली मिट्टी क्षेत्र दक्कन ट्रैप के रूप में जाना जाता है। यह ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बना है। यह मिट्टी कपास और गन्ना खेती के लिए अच्छी है। The Deccan Plateau is broadly divided into the Western Ghats, the Eastern Ghats. मोटे तौर पर डेक्कन का पठार दो भागों में विभाजित है, वेस्टर्न घाट्स पश्चिमी घाट, ईस्टर्न घाट पूर्वी घाट। द वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट के बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। If you look at the map of figure number 9.6, we will see the Western Ghat or Sayadaris lies on the western edge of the Deccan Plateau. अगर आप मैप मानचित्र 9.6 जो हम लोग देखे थे आगे उसको वापस देखते हैं तो पश्चिम घाट और सयाद्रिस दक्कन पठार के पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। It runs parallel to the western coast for about 1600 किलोमीटर। यह पश्चिमी तट के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है। The average elevation of the Western Ghat is 1000 meters.
पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। द फेमस पीक्स इन दिस एरिया आर दोदा बेटा, अनाईमुडी एंड मककुर्ती। इस क्षेत्र के प्रसिद्ध चोटियां दोदा बेटा, अनाईमुडी और मकुर्ती आदि हैं। The highest peak in this region is Anaimudi, 2695 meters. इस क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी 2695 मीटर अनायमुडी है। Western Ghats are continuous and can be crossed through passes like Palghat, Halghot and Bhorghat. पश्चिमी घाट निरंतर है और पाल घाट, थाल घाट और भोर घाट दर्रे के माध्यम से पार किया जा सकता है। The rivers like Godavari, Hima and Krishna flow eastwards while the river Tapti flows westwards. गोदावरी, हिम, कृष्णा नदियों की प्रभाव पूर्व की ओर है और जबकि ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है। The streams form rapid and waterfalls before entering the Arabian Sea. The famous waterfall are Jog Falls on Sharavati, शिवा समुद्रम फॉल्स ऑन कावेरी एक्सेट्रा। यह नदी अरब सागर में प्रवेश करने से पहले जल प्रपात और क्षिप्रिका बनाती है। प्रसिद्ध जलप्रपात शरावती नदी पर जोग प्रपात और कावेरी पर शिव समुद्रम है। आगे देखिए, द ईस्टर्न घाट, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्वी घाट। ठीक है, तो आइए हम लोग पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ें। द ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूअस लो बेल्ट। पूर्वी घाट का विस्तार लगातार नहीं है। Their average elevation is 600 मीटर। इनकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। They run parallel to the east coast from south of Mahanadi Valley to the Nilgiri Hills। यह महानदी घाटी के दक्षिण से पूर्वी तट के साथ नीलगिरी पहाड़ियों तक है। The highest peak in this region is Mahendragiri, 1501 मीटर। इस क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी 1501 मीटर है। द फेमस हिल्स आर महेंद्रगिरी हिल्स, निमाईगिरी हिल्स इन ओडिशा, नलामलाई हिल्स इन सदर्न आंध्र प्रदेश, कोलीमलाई एंड पचईमलाई इन तमिलनाडु। The area is drained by the Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri river system. The Nilgiri Hills join western and eastern Ghats in the south. अब देखिए, प्रसिद्ध पहाड़ियाँ उड़ीसा में महेंद्रगिरी, निमाईगिरी, दक्षिण आंध्र प्रदेश में नलम्मालाई और तमिलनाडु में कोलीमलाई और पाचिमलाई हैं। यह महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों तंत्रों द्वारा अपवाहित है। दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिम और पूर्वी घाट को जोड़ती हैं। आगे देखिए, द इंडियन डेजर्ट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय रेगिस्तान के बारे में। द इंडियन डेजर्ट लाइट्स टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे की ओर स्थित है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड थार डेजर्ट। इसे थार मरुस्थल भी कहा जाता है। इट इज़ द 9th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। यह संसार में 9वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इट स्प्रेड्स ओवर द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। यह गुजरात और राजस्थान राज्यों में फैला हुआ है। द रीजन हैज सेमी अरिड एंड अरिड वेदर कंडीशन। यहाँ अर्धशुष्क मौसम की स्थिति है। इट रिसीव्स लेस देन 150 mm ऑफ रेनफॉल पर ईयर। यहाँ प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है। The vegetation covers is low with thorny bushes. Luni is the main river in this area. All other streams appear only at the time of rainfall
otherwise they disappear into the sand. अब देखिए, यहाँ कांटेदार झाड़ियाँ वनस्पति के रूप में पाई जाती हैं। लूनी इस क्षेत्र में मुख्य नदी है। सभी धाराएं वर्षा के समय में ही दिखाई देती हैं, अन्यथा वे रेत में गायब हो जाती है। आगे देखिए, बोल रहा है आई एम थार डेजर्ट। मैं थार भारतीय आई एम द आई एम थार द इंडियन डेजर्ट। मैं भारतीय थार मरुस्थल हूँ। I remain dry most of the year. The moisture-bearing winds goes parallel to arrivally, so I receive scanty rainfall. मैं साल भर सबसे शुष्क रहता हूँ। नमी से युक्त हवाएं अरावली के समानांतर चलती हैं, इसलिए मुझे अल्प वर्षा प्राप्त होती है। I am pierced by cactus and other thorny bushes on my body. मेरे शरीर पर अन्य कांटेदार झाड़ियाँ और कैक्टस पाए जाते हैं। If you are thirsty, you will have to walk several kilometers to reach an oasis and Cinduates, small water bodies. यदि आप प्यासे हैं तो कई किलोमीटर तक चलते रहेंगे, पर रेगिस्तान में पानी का अभाव पाएंगे। कहीं कहीं पर ही पानी मिलेगा। The sand dunes add to the beauty of my desert. बालू के टिब्बे मेरे रेगिस्तान का सौंदर्य बढ़ाती हैं। My people follow rich culture and tradition. मेरे यहाँ रहने वाले लोग की संस्कृति और परंपरा को मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, द कोस्टल प्लेन्स, जिसको हम लोग तटीय मैदान कहते हैं। तो तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे। The coastal plains in India run parallel to the Arabian Sea and Bay of Bengal along the peninsular plateau. भारत में तटीय मैदान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के समानांतर प्रायद्वीपीय पठार के साथ हैं। The western coastal plain is a narrow belt along the Arabian Sea of about 10 to 20 km wide. पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर के साथ एक संकीर्ण पट्टी 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा है। It stretches from Run of Kutch to Kanyakumari. यह कच्छ के रण से कन्याकुमारी तक फैला है। Western coastal plains comprises of three sectors. 1. Konkan coast, Mumbai to Goa. Karnataka coast, Goa to Mangalore. Malabar coast, Mangalore to Kanyakumari. पश्चिमी तटीय मैदान तीन भागों में बटा है। पहला कोंकण तट, मुंबई से गोवा तक। दूसरा कर्नाटका तट, गोवा से मंगलोर तक। तीसरा मलाबार तट, मैंगलोर से कन्याकुमारी तक शामिल है। द ईस्टर्न कोस्ट रन्स अलोंग पे ऑफ बंगाल। पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के साथ है। इट इज़ वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। यह पश्चिमी तटीय मैदान से अधिक व्यापक है। Its average width is about 120 किलोमीटर। इसकी औसत चौड़ाई 120 किलोमीटर है। The northern part of the coast is called Northern Kirkar and the southern part is called Coromandel Coast. अब देखिए, इस तट के उत्तरी भाग को उत्तरी सिरकार, नॉर्दर्न सिरकार, और दक्षिणी भाग को कोरोमांडल तट, कोरोमांडल कोस्ट कहा जाता है। Eastern coastal plain is marked by deltas made by the rivers Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. पूर्वीय तटीय मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के द्वारा बनाई गई डेल्टा चिन्हित है। The Chilka, largest salt water lake in India in Orissa, is located to the south of Mahanadi Delta. चिल्का भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। The coastal plain are belts for growing spices, rice, coconut, pepper, etc. चिल्का भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। They are centers of trade and commerce. ये व्यापार और वाणिज्य का केंद्र है। The coastal areas are known for fishing activities. Therefore, large number of fishing villages have developed along the coast.
Vanad is famous lagoon which is located at Malabar coast. तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने की गतिविधियों के लिए जाना जाता है, इसलिए बड़ी संख्या में मछली पकड़ने के लिए गांवों के तट के साथ विकसित किया गया है। वेम्बनाड प्रसिद्ध लगून है जो मालाबार तट पर स्थित है। फिर आता है द आइलैंड, द्वीप समूह। इंडिया हैज टू मेन ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। भारत में द्वीप के दो मुख्य समूह हैं। There are 204 islands in Bay of Bengal called as Andaman and Nicobar Island and 43 islands in Arabian Sea called as Lakshadweep Island. The Andaman and Nicobar Island extend from north to south in Bay of Bengal. They are bigger in size. An active volcano is located in the Bareen Island in Andaman and Nicobar group of islands. Lakshadweep Islands are located near Malabar coast of Kerala in the Arabian Sea. They cover an area of 32 square kilometers. Kavaratti is the capital of Lakshadweep. These islands are formed by corals and endowed with variety of flora and fauna. Islands are important tourist attraction. Underwater activities like snorkeling, touch diving, deep sea diving, and other sports make these islands more popular. भारत में द्वीप के दो मुख्य समूह हैं। बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीपों का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अरब सागर में 43 द्वीपों का लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट से निकट अरब सागर में स्थित है। वह 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है। कवरत्ती लक्षद्वीप का राजधानी है। यह कोरल द्वारा बनाया गया है और विभिन्न प्रकार के पौधों एवं जानवरों से संपन्न है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उत्तर से दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में विस्तृत है। वे आकार में बड़े हैं। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में बंजर द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। इन द्वीपों पर विभिन्न आकर्षक पर्यटन गतिविधियों को विकसित किया गया है, जैसे पानी और पानी के खेल आदि के लिए विशेष तौर पर जाने जाते हैं।